गुड मॉर्निंग क्लास 8। आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं नेक्स्ट टॉपिक जिसका नाम है डेटा हैंडलिंग। ये हमारा चैप्टर नंबर 5 है। तो डेटा हैंडलिंग के बारे में हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं बेटा। तो जब हम लोग डेटा हैंडलिंग को डिस्कस कर रहे हैं तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें ये जानना ज़रूरी है कि डेटा का मतलब क्या होता है। आई थिंक मैं आप लोगों को क्लास 6 से डेटा के बारे में बताता चला आ रहा हूँ। तो मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स को ये पता ही होगा कि डेटा क्या होता है, बट कुछ स्टूडेंट्स नए हैं तो उनके लिए मैं फिर से बता रहा हूँ कि डेटा क्या होता है और डेटा को हैंडल क्यों किया जाता है। जब यहाँ पे डेटा हैंडलिंग की बात हो रही है तो इसका मतलब डेटा को हमें हैंडल करना आना चाहिए। अब डेटा हैंडल करने का मतलब ये होता है कि डेटा जो भी हमें मिला हुआ है उसको सही तरीके से रिप्रेजेंट करना, चाहे वो पिक्टोग्राफ के थ्रू हो, बार ग्राफ के थ्रू हो, है ना, डबल बार ग्राफ हो, पाई चार्ट हो, हिस्टोग्राम हो, है ना। हमारे पास बहुत सारे तरीके हैं जिसके थ्रू हम डेटा को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो हम इस चैप्टर में उन्हीं सारे तरीकों को डिस्कस करेंगे जिसके थ्रू हम लोग डेटा को हैंडल कर सकते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग डेटा को डिस्कस करते हैं बेटा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हेडिंग हमारी है डेटा। अब डेटा को हम लोग कैसे डिफाइन करेंगे इसको मैं यहाँ पे बता रहा हूँ। जैसे एक एग्जांपल मैं आपको बता दूँ, अगर मान लो कि क्लास 8 के स्टूडेंट्स को ये कहा गया कि वो अपने अपने गांव में जाकर के ये एक सर्वे करें कि हर एक घर में कितने बच्चे ऐसे हैं जो स्कूल नहीं जाते हैं। तो वो लोग अपने अपने गांव में जाएंगे और एक एक घर में जाकर के ये डिस्कस करेंगे या पूछेंगे कि आपके घर से कितने बच्चे स्कूल नहीं जाते हैं। तो उनको हर एक घर से कुछ ना कुछ नंबर्स मिलने शुरू हो जाएंगे, किसी के घर में 1, किसी के घर में 2, किसी के घर में 5, एनीथिंग। तो हर एक घर में उनको कुछ ना कुछ मिलता चला जाएगा। इस तरीके से उनका डेटा जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। तो वो उसको ऑर्गेनाइज कर लेंगे कि सर रूम सपोज मकान नंबर इतने से इतने स्टूडेंट्स नहीं जाते, इस घर से इतने नहीं जाते। तो वो एक डेटा उनको मिल चुका है। तो ये जो कलेक्शन हमने किया अभी अभी वही क्या है, हमारा डेटा है। तो पहले डेटा को हम लोग डिफाइन कर लेते हैं। तो डेटा का जो बेटा डेफिनेशन बनता है वो कुछ इस तरीके से है। डेटा इज कलेक्शन ऑफ नंबर्स, व्यूज, आइडियाज टू गेट सम इंफॉर्मेशन। डेटा का कलेक्शन किसके लिए होता है? नंबर्स के लिए, व्यूज के लिए, आइडियाज के लिए और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं। टू गेट सम इंफॉर्मेशन, अगर उससे हमें कुछ इन्फॉर्मेशन मिल रही है तो वो डेटा कहा जाएगा। ठीक, एग्जाम्पल में जैसे मान लो हमारे यहाँ बहुत पहले पल्स पोलियो का चलता था तो घर घर जा कर के सब लोग लगाते थे। तो वो भी उसके थ्रू लोग रजिस्टर तैयार करते थे। उस रजिस्टर में बहुत सारे नंबर्स होते थे। तो उसको क्या बोला जाता है? डेटा बोला जाएगा। मेरे स्कूल में जिसमें मैं पढ़ाता हूँ, आप लोग पढ़ते भी हो, उस स्कूल में हर एक क्लास में कितने स्टूडेंट्स हैं इसको अगर मैं एक लिस्ट बना लूँ तो वो भी क्या है? एक डेटा ही होगा। ठीक, तो आई थिंक आपको आइडिया लग चुका होगा कि डेटा क्या होता है। सपोज एग्जाम्पल के मैं लिख देता हूँ कि एग्जाम्पल है नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन ईच क्लास। हर एक क्लास के कितने स्टूडेंट्स हैं ये भी एक डेटा ही है ना। तो इस तरीके से आप कुछ भी डेटा अपने अकॉर्डिंग बना सकते हो। चलो मान लो हमें डेटा मिल चुका है। अब डेटा हमें मिल चुका है तो उसका हम करेंगे क्या? तो ये नेक्स्ट हेडिंग हमारे लिए। डेटा को रिप्रेजेंट करना होता है। डेटा को कई तरीके से रिप्रेजेंट किया जा सकता है। जैसे मैंने लिखा है डेटा कैन बी रिप्रेजेंटेड इन वेरियस फॉर्म्स। डेटा को कई तरीके से रिप्रेजेंट किया जा सकता है। तो जो पहला तरीका है वो क्या है? अ पिक्टोग्राफ। अब मान लो मेरे पास बहुत बड़ा डेटा है। अब मैं उस डेटा को कॉपी में लिख लिया हूँ, बट अगर मैं किसी को जल्दी से इसको बताना चाहता हूँ तो उसको पढ़ना पड़ेगा, दूसरे वाले व्यक्ति को, उसको पढ़ने में टाइम लगेगा। तो उस टाइम को कम करने के लिए जो हमने नए नए तरीके बनाए डेटा को रिप्रेजेंट करने का, वो उसी को क्या बोलते हैं? डेटा का रिप्रेजेंटेशन, जो कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा जानकारियाँ उसको दे दें। तो यही तरीका पहला जो हमने पढ़ रहे हैं वो है अ पिक्टोग्राफ। सपोज एक स्कूल है, उसमें हर एक दिन अलग अलग नंबर्स में स्टूडेंट्स आते हैं। सपोज हमने कुछ डे यहाँ पे नोट किए हैं, मंडे, ट्यूसडे एंड वेडनेसडे। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स प्रेजेंट। अब मैं यहाँ पे एक सिंबल बना दिया हूँ। देखो एक सिंबल है, इस सिंबल का मतलब है 10 स्टूडेंट। ओके, तो मान लेते हैं कि मंडे को 70 स्टूडेंट्स प्रेजेंट हुए थे। तो अब मैं यहाँ पे 70 फिगर्स बनाऊँगा। उससे अच्छा है कि 7 फिगर्स बना दूँ और एक फिगर को मैं 10 स्टूडेंट के इक्वल कर दूँ। ठीक,
तो अगर मैं 70 स्टूडेंट्स प्रेजेंट हुए हैं मंडे में, तो मैं यहाँ पे ओनली 7 फिगर्स बनाऊंगा। देखो यहाँ पे टोटल 7 फिगर्स मैंने बनाए हैं। तो अब आप इजीली इसको देख करके, अब मुझे डेटा देखने की ज़रूरत नहीं है, मैं सिर्फ इस पिक्टोग्राफ को देखूंगा और मैं इजीली बता दूंगा कि मंडे को 70 स्टूडेंट्स प्रेजेंट थे, क्योंकि यहाँ पे 1 फिगर इक्वल्स टू 10 स्टूडेंट बताया गया है। ठीक। सिमिलरली ट्यूसडे को अगर मैं बोलूँ कि 45 स्टूडेंट्स प्रेजेंट थे, तो 40 और उसका देन 5 स्टूडेंट्स, तो मैं क्या करूँगा, 4 फिगर कंप्लीट कर दूंगा। अब 4 फिगर कंप्लीट कर दिए तो 40 स्टूडेंट्स हो गए, लेकिन मुझे बनाने 45 और 1 फिगर जो है वो 10 स्टूडेंट के इक्वल है, तो मुझे सिर्फ आधा ही फिगर बनाना है। देख रहे हो, ये आधा ही फिगर है। तो इससे क्या पता चला कि ट्यूसडे को टोटल 45 स्टूडेंट्स प्रेजेंट थे। ठीक है। सिमिलरली अगर वेडनेसडे को मैं बोलूँ कि मान लो मेरे पास 30 स्टूडेंट्स प्रेजेंट थे, तो मैं ओनली 3 फिगर बना करके ख़त्म कर दूंगा। हो गया हमारा काम। तो पिक्टोग्राफ में रिप्रेजेंट करना बहुत ही आसान है। अगर एक ही डेटा है तो पिक्टोग्राफ के थ्रू उसको रिप्रेजेंट करना बहुत ही ईजी काम है। ठीक है। तो ये पहला तरीका जो मैंने बताया ये था पिक्टोग्राफ। अब आते हैं नेक्स्ट हमारे पास है जिसका नाम है बार ग्राफ। बार ग्राफ के बारे में आप सभी लोग फैमिलियर हो, बस मैं इसका एक छोटा सा एग्जांपल दे रहा हूँ, आप लोग इसको बहुत अच्छे से जानते हो। सपोज एक कंपनी है, वो डिफरेंट नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स बनाती है डिफरेंट ईयर्स में। उस कंपनी का अगर मैं एक चार्ट में बनाऊँ, तो मैंने देखा कि 2003 एंड 2004 के बीच में इसने टोटल 100 प्रोडक्ट्स बनाए। उसी तरीके से 2004 एंड 2005 के बीच में इसने 200 प्रोडक्ट्स बनाए। 2005 से 2006 के बीच में इसने 250 प्रोडक्ट्स बनाए। तो इस तरीके से बेटा मैं किसी का ग्राफ देख करके मैं उसके बारे में इंफॉर्मेशन बता सकता हूँ। जैसे मैं अगर मुझसे कोई पूछा जाए कि सबसे मिनिमम प्रोडक्ट्स किस ईयर में बने थे, तो सबसे मिनिमम प्रोडक्ट्स तो इसमें बने थे 2003-2004 में। मैं बोलूँ सबसे ज़्यादा प्रोडक्ट कब बने थे, सबसे ज़्यादा प्रोडक्ट तो 2005-2006 में बने थे। तो इससे हमें अंदाज़ा लगाना बहुत ही आसान हो जाता है। ठीक। तो ये भी आप पढ़ चुके हो ऑलरेडी। अब आते हैं नेक्स्ट पे जिसका नाम है डबल बार ग्राफ। डबल बार ग्राफ में एक इम्पॉर्टेंस इसकी ये है बेटा कि हम एक ही बार में 2 डेटा को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इसको मैं अच्छे से समझाता हूँ, ध्यान से देखो। इधर लिखा हुआ है मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय अ स्टूडेंट, ये है 10, 20, 30 है ना, मार्क्स ऑब्टेन्ड किया गया है। और यहाँ लिखा गया है कि मैथ, सोशल साइंस, साइंस। मैथ में, सोशल साइंस में और साइंस में डिफरेंट मार्क्स ऑब्टेन्ड किए गए हैं। अब देखो यहाँ क्या लिखा हुआ है, अगर ये सिंपल बॉक्स है तो ये 2005-2006 को रिप्रेजेंट करेगा। अगर ये शेडेड बॉक्स है तो ये 2006-2007 को रिप्रेजेंट करेगा। ठीक। अब आते हैं इस फिगर को देखते हैं। इसने दिखाया है कि ये जो सिंपल वाला बॉक्स है ये 30 पे गया हुआ है और जो शेडेड बॉक्स है ये 60 पे गया हुआ है। तो इसका क्या मतलब है कि मैथ्स में 2005 एंड 2006 में 30 मार्क्स मिले थे स्टूडेंट को, और मैथ्स में ही 2006 और 2007 में उसको 60 मार्क्स मिले थे। समझ में आई बात? तो एक ही डेटा को, सॉरी 2 डेटा को एक ही फिगर में दिखा दिया गया, इसी को क्या बोलते हैं, डबल बार ग्राफ। सिमिलरली सोशल साइंस की बात करें तो ये जो सिंपल वाला बॉक्स है ये 2005-2006 को बता रहा है। तो 2005-2006 में एक स्टूडेंट को 50 मार्क्स मिले थे और 2006-2007 में उसी स्टूडेंट को सोशल साइंस में 60 मार्क्स मिल गए, है ना। तो ये बेटा आइडिया लगाने के लिए बहुत ही अच्छा तरीका है डबल बार ग्राफ। तो ये जो तीनों मैंने अभी आपसे डिस्कस किए हैं बेटा, ये तीनों आप प्रीवियस क्लासेस में पढ़ चुके हो। ये आपको पढ़ना नहीं है, बस मैं इसको रिवीजन के तौर पे आपको बता रहा था। एक क्वेश्चन हम लोग सॉल्व कर लेते हैं बेटा। क्वेश्चन लिखा हुआ है, ड्रॉ एन अप्रोप्रिएट ग्राफ टू रिप्रेजेंट किसको करना है, इस वाले डाटा को। चिल्ड्रन हु प्रिफर वॉकिंग, साइकिलिंग, स्कूल ए इतना, स्कूल बी इतना, स्कूल सी इतना। अब इसमें देखो एक ही इसमें
टेबल में 2 डेटा दिया हुआ है। अब 2 डेटा को रिप्रेजेंट करना है तो हमें डबल बार ग्राफ बनाना पड़ेगा, ऑब्वियस सी बात है बेटा। तो डबल बार ग्राफ बनाना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, आसानी से बन जाएगा। ठीक है, अब देखो हमारे पास 2 डेटा कौन से हैं, एक वॉकिंग का है, एक साइकिलिंग का है। वॉकिंग को अलग से रिप्रेजेंट कर देते हैं और साइकिलिंग को अलग से। अगर मैं सिंपल वाले बॉक्स को वॉकिंग मान लूँ और शेडेड बॉक्स को साइकिलिंग मान लूँ, तो हमारे पास 2 डेटा तैयार हो जाएंगे। ये जो है मैं स्कूल ए के लिए बता दे रहा हूँ, ये वाला एरिया स्कूल बी के लिए है और ये वाला एरिया स्कूल सी के लिए है ना। और यहाँ पे नंबर्स हम लोग लिख दे रहे हैं, नंबर्स, सारे नंबर्स देखो किस तरीके से हैं, 15, 55, 40, 45, 25, सब 5 के ही रेंज में आ रहे हैं। तो मैं क्या करता हूँ, 5 का ही मल्टीपल बनाऊँगा, यहाँ पे छोटा छोटा बना देते हैं 5 के इसमें। तो अगर ये 5 है तो ये 10, ये 20, ये 25, ये 30, ये 35, ये 40, 45, 50, 55। तो मैंने सारे नंबर्स लिख लिए हैं बेटा यहाँ पे। अब बस हमारा काम यहाँ से स्टार्ट होता है। वॉकिंग वाले स्कूल ए में 40 पर्सन्स हैं, तो स्कूल ए में हम लोग वॉकिंग के लिए बना रहे हैं 40। तो ये जो बॉक्स बनेगा ये सिंपल सा बॉक्स बनेगा। ठीक, अब स्कूल ए में साइकिलिंग वाले हैं 45, तो साइकिलिंग वालों के लिए यहाँ पे बता दे रहा हूँ ये जो शेडेड बॉक्स होगा 45 के लिए। अब क्योंकि ये साइकिलिंग वाला है तो मुझे इसको शेड करना पड़ेगा, तो मैंने इसको शेड कर दिया। तो देखो स्कूल ए का डेटा हमारे लिए तैयार हो गया। 40 स्टूडेंट्स किसके लिए हैं, वॉकिंग के लिए हैं, और 45 किसके लिए हैं, साइकिलिंग के लिए हैं। इसी तरीके से आपको स्कूल बी और स्कूल सी के लिए खुद से बनाना है। ठीक है, अगर कोई डाउट आता है तो मैं बताऊंगा, कल इसके आगे मैं इससे डिस्कस करना स्टार्ट करूंगा। थैंक यू।